चलो ठीक है, आवाज आ रही है तो हम क्लास को चालू करते हैं अपना। और देखो, जो पिछले क्लास में हुआ था इलेक्ट्रिसिटी वाला, विद्युत वाला, वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। और जहां तक हम देखे थे उसके आगे से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास को बिना लेट किए हम शुरू करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, कुछ काम है। तो किसी का इंतजार नहीं होगा, जो क्लास में है वो क्लास करेंगे और बाकी लोग जो आएंगे लेट वो देखेंगे वीडियो। तो अभी चलो हमें बात करना है टॉपिक की। अगर हम बात करें तो इधर ध्यान देना, दो टॉपिक हमें देखना है अभी। एक विभव और दूसरा विभवांतर। विभव और विभवांतर। विभवांतर के बारे में पिछले क्लास में थोड़ा सा बताए थे, याद होगा। अभी हम बात करते हैं विभव के बारे में। विभव क्या होता है, देखना इधर। विभव होता क्या है, जैसे मान लो यदि कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। और इस वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है ए। ठीक है, इस बिंदु ए तक यदि हम अनंत से, कोई अनंत है और अनंत से हम किसी एकांक आवेश को लेके आते हैं, किसी एकांक एकांक आवेश को यदि हम क्या करते हैं, इस बिंदु तक लेके आते हैं, तो इस बिंदु तक एकांक आवेश को लेके आने में जो किया गया कार्य होगा उसे हम क्या कहेंगे, इस बिंदु का विभव कहेंगे। बात समझ में आई है? दोबारा सुनना। यदि कोई वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में कोई एक बिंदु स्थिर है, तो इस बिंदु तक पर यदि अनंत से कोई इकाई आवेश लेके आए, ठीक है, तो इस बिंदु का वो क्या कहलाएगा, और उसमें जो किया गया कार्य होगा, उस एक आवेश को लेके आने में जो कार्य हमें करना पड़ेगा, उस कार्य को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, विभव। ठीक है, तो यदि हम विभव की बात करें तो इसको भी हम भी से लिखते हैं, जैसे वोल्ट, इसका भी क्या होता है, मात्रक होता है, भी से लिखते हैं। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटा क्यू। डब्ल्यू बटा क्यू। एकांक आवेश को जब हम किसी बिंदु तक लेके आते हैं, किसी एक निश्चित बिंदु तक लेके आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विभव। अच्छा, याद होगा विभवांतर में हम क्या बताए थे, विभवांतर जब बता रहे थे तो उसमें क्या बताए थे, विभवांतर में हम ये बताए थे कि जैसे मान लो कोई एक परिपथ है, ये क्या है, तार है, मान लो इसमें बिजली चलती है और इसमें दो बिंदु हैं, जैसे बिंदु यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। तो हमने क्या कहा था कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर यदि आवेश जाता है, तो उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, किया गया, लिखते हैं यहाँ पे, किया गया कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो किया गया कार्य बटा कितना हो जाएगा, आवेश, कितने आवेश को हम लेके जा रहे हैं, याद है, विभवांतर बराबर। बातें समझ में आ रही हैं? एक बार जवाब दो। देखो, तो यहाँ पे भी हम बताए थे कि विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और तो V बराबर क्या होगा, यहाँ भी W बटा Q होगा। W बटा क्या होगा, Q होगा। समझ में आ रहा है? यदि यहाँ से पूछा जाए, यहाँ देखना, चलो इस साइड में हम लिखते हैं, आज बोर्ड थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। जैसे V बराबर क्या होगा, W बटा Q। ठीक, अभी यहाँ से यदि हम पूछें कि एक बोल्ट की परिभाषा बताइए, एक बोल्ट किसे कहेंगे, तो क्या यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कुछ, जैसे एक बोल्ट कब होगा, जैसे मान लो भी एक कब होगा, जब W एक हो, 1W बटा Q हो, 1Q हो, तब ये क्या होगा, एक होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखना यहाँ पे, ये W क्या है, कार्य है, तो कार्य का मतलब क्या होता है, जूल। कार्य का मतलब क्या होता है, जूल। और आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम। होता है कि नहीं होता है, कूलाम। तो वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, जूल बटा कूलाम। विभवांतर भी वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, जूल बटा कूलाम। अब इधर देखना,
क्या कहेंगे, 1 वोल्ट की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं, यदि 1 कूलाम आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य होता है तो वो उन दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर होगा। बात समझ में आई। यदि क्या कहेंगे, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य होता है, 1 जूल कार्य होता है, तो उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होगा। समझ में आई बातें जो हम बोल रहे हैं, बोलो फटाक से। देखो विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी देखो विभवांतर जो होता है, कल बताए थे, विभवांतर जो होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। जैसे याद होगा हम बताए थे पानी की टंकी वाला, जैसे पानी की टंकी जिसमें स्तर क्या होगा, अधिक होगा, उससे निम्न स्तर वाले टंकी की तरफ क्या होता है, बहता है। बताए थे, याद होगा, इसको दोबारा नहीं बता रहे हैं। ऐसे ही जो विभव होता है, वैसे ही जो क्या होता है, विभव और विभवांतर, ये भी उच्च से निम्न की ओर बहते हैं। समझ में नहीं आया होगा, चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो जैसे मान लो ये परिपथ है, ये क्या है, तार है, कोई परिपथ है, तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कब बहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह कब जाएंगे, यदि मान लो इधर इधर बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन है और इधर थोड़ा सा स्पेस है, खाली है, तभी तो ये जाएंगे इधर, नहीं तो नहीं जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये यानी कहने का मतलब क्या है कि जो विभवांतर होता है वो उच्च विभवांतर विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। विभव उच्च से किधर जाता है, उच्च से निम्न की ओर बहता है। समझ में आ रहा है बात जो हम बोल रहे हैं। कहाँ चले गए सारे लोग। सुनाई दे रहा है। चलो ठीक है। अब देखो विभवांतर को अगर हम नापने की बात करें तो इसको हम कैसे नापते हैं, मापते कैसे हैं। विभवांतर को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। किसका उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को हम परिपथ में समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब समांतर क्रम क्या होता है, देखो जो परिपथ होता है, परिपथ क्या होता है मालूम है, परिपथ मालूम है या दोबारा हमको बताना पड़ेगा, चलो बता देते हैं। देखो जैसे मान लो ये क्या है, ये बल्ब है, और इस बल्ब में हमने तार एड जोड़ा हुआ है, 2 तार है जोड़ा हुआ है, और मान लो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, स्विच लगा दिया है। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे हमने बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है, हमने बैटरी से जोड़ दिया है। अब ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। ठीक है, अब यदि ये पूरा क्या कहलाएगा, परिपथ। ये तार क्या है जो स्विच से जोड़ा हुआ है, ये पूरा तार क्या कहलाएगा, परिपथ। अब परिपथ होते हैं 2 तरह के, एक तो होगा खुला परिपथ और दूसरा क्या होगा, बंद परिपथ। एक होगा खुला परिपथ और दूसरा क्या होगा, बंद परिपथ। तो खुला परिपथ किसको कहेंगे, देखो जब ये हमने स्विच लगाया है, ये स्विच यदि ऑन है, ऑन रहेगा तो क्या होगा, ये दोनों तार एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ये जुड़ा रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, बंद परिपथ। लेकिन यही स्विच जब ऑफ रहेगा तो क्या होगा, ये तार कटे हुए रहेंगे। जब तार कटे हुए रहेंगे, जब ऑफ रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, खुला परिपथ। ठीक है, बात समझ में आई। सुनना, देखो तो वही हम क्या कह रहे थे कि अब ये जो परिपथ है, ये जो तार हमने जोड़ रखा है, इन तार जोड़ते हैं 2 तरीके से, तार को हम 2 तरीके से जोड़ा जाता है। पहला होता है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, और दूसरा होता है श्रेणी क्रम में। दूसरा क्या होता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, और ये श्रेणी क्रम आगे तो हम पढ़ेंगे ही, यहाँ पे देख लो। अब समांतर क्या होगा और श्रेणी क्या होगा।
चलो अगले क्लास में अगले लेसन पे यही भी बता देते हैं। देखो पहले हम बात करते हैं श्रेणी। श्रेणी क्रम। देखो श्रेणी क्रम क्या होता है, जब कोई प्रतिरोध है, जैसे मान लो ये एक प्रतिरोध है, हमने इसको जोड़ रखा है, ठीक है, और इसी के दूसरे सिरे से एक और हमने जोड़ दिया, फिर इसके दूसरे सिरे से एक और हमने जोड़ दिया, फिर दूसरे सिरे से क्या किया, एक और जोड़ दिया। यानी क्या होता है, इस क्रम में, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों का एक सिरा दूसरे के एक सिरे से और दूसरे तीसरे के एक सिरे से और चौथे के एक सिरे से एक ही क्रम में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। एक ही क्रम में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है, वहीं जब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लिखते हैं, आगे निकल लेते हैं, समांतर देख लो। समांतर क्रम कैसे होता है, समांतर क्रम में क्या होता है कि एक प्रतिरोध है, ठीक है, तो इसके पहले से दूसरे का पहला, फिर इसी के पहले से तीसरे का पहला जोड़ा जाता है, यानी ऐसे जोड़ा जाता है। समझ में आया, ये क्या है, आर है, एक दूसरे के क्या समानांतर है, देखो ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है, तीनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। तो इस तरह के क्रम में जो जोड़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम। और जो ऐसे सीधी एक लाइन में जोड़ दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। तो वही बात यहाँ पे हम कह रहे थे क्या, कि जो वोल्ट मीटर होता है, जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। और इसका प्रतीक की अगर हम बात करें, वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर की प्रतीक की बात करें तो इसको हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, ऐसे जोड़ा जाता है बीच में ऐसे दिखा के, और यहाँ पे लिखा जाता है कैपिटल लेटर में भी, इधर प्लस इधर माइनस। ये प्रतीक है इसका, किसका, वोल्ट मीटर जोड़ने का। जब भी परिपथ दिया होता है न्यूमेरिकल या किसी भी, तो इसमें ऐसे चीजें दर्शाई जाती हैं। इसका भी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये वोल्ट मीटर है। और वोल्ट मीटर का क्या मतलब है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापा जाता है, किससे, वोल्ट मीटर से, याद रखेंगे। और विभवांतर क्या होता है, जैसे मानो ये तार है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे दूसरा बिंदु है, इस दो बिंदुओं के बीच हम विभवांतर नापते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस दो बिंदुओं के बीच यहाँ से आवेश यहाँ तक जा रही है, तो इसमें कितना कार्य हो रहा है, कितना कार्य हो रहा है। इतनी बातें समझ में आई होंगी। आगे हम निकलते हैं। अच्छा ये तो बता दिए, विद्युत धारा जो होती है उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर जाती है, हमेशा याद रखना। अभी चलो कुछ और बात करते हैं, इधर देखना। देखो हमारा जो ये लेसन है विद्युत वाला, इसमें कुछ अवयव होते हैं, अवयव मतलब एलिमेंट, अवयव प्रतीक होते हैं, प्रतीक। ये क्या होते हैं इसको थोड़ा सा याद रखना। जैसे मान लो पहले नंबर पे हम परिपथ हम बनाते हैं और उसमें विद्युत सेल को जोड़ते हैं, जैसे अभी हमने पिछले इसमें बनाया था, देखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था, इसका मतलब क्या है कि ये सेल है, इसका मतलब क्या है, ये सेल है। तो इसके कुछ प्रतीक हैं, वो प्रतीक हम चाहते हैं कि देख लो। जैसे सेल, अगर सेल कहीं दिखाया गया है तो सेल का प्रतीक होता है ऐसे, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, ठीक है, ये क्या है, सेल का प्रतीक है। ऐसे ही जब हम बैटरी को जोड़ते हैं, जैसे विद्युत सेल की है, ये सेल है, यहाँ पे लिख लेना सेल। ऐसे ही यदि बैटरी अथवा सेलों का संयोजन हो, कई सारे बैटरियों का संयोजन किया जाए, तो इसी में क्या करते हैं, ऐसे फिर इसको दिखाते और बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे मान लो किसी परिपथ में एक या एक से अधिक सेल लगा हो, तो वहां पे ऐसे दिखाते हम चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे अभी हम स्विच की बात किए थे, तो जैसे मान लो कोई परिपथ बनाया गया है और उसमें खुला हुआ स्विच है, यानी खुला हुआ स्विच का मतलब स्विच ऑफ है। अगर हम बात करें स्विच क्या है, ऑफ है,
तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, अभी पीछे हम दिखाए थे, कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाते हैं ऐसे, यहाँ पे खुला रहेगा और इसको ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे क्या होगा प्लस और यहाँ पे क्या होगा माइनस। ठीक है, ऐसे ही तार, यदि तार कहीं जोड़ा गया है या बंद कुंजी है या ये स्विच ऑन है, तीसरे की बात करते हैं, तीसरा क्या है, स्विच ऑन है, यदि स्विच को क्या है ऑन किया गया है तो इसको कैसे दिखाएंगे, इसको हम दिखाते हैं ऐसे, बीच में यहाँ पे इस बिंदी होता है और यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। इन चिन्हों को, संकेतों को याद रखना है कैसे क्या होता है। अच्छा, यही चौथे नंबर पे अगर हम बात करें, तार जोड़ा गया है, कहीं तार की क्या हुई है, संधि हुई है, तार जोड़ा गया है या तार को संधि किया गया है, तो इसको कैसे दर्शाते हैं, इसको लिखते हैं ये, और यहाँ पे एक बिंदु होगा और ऊपर से एक लाइन खींची गई होगी। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को। ऐसे ही देखो, यदि हम पांचवे की बात करें, विद्युत विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब को हम कैसे दिखाते हैं, प्रतीक क्या है, विद्युत बल्ब को हम ऐसे दिखाते हैं, ये है और यहाँ से ऊपर एक बल्ब बना होगा। ठीक है, दिखा देंगे। वहीं यदि प्रतिरोध हो, प्रतिरोध को हम कैसे दिखाएंगे, प्रतिरोध को, अभी प्रतिरोध पीछे बनाए थे, प्रतिरोध को हम दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, याद रहेगा ये सब चीजें, एमीटर बता चुके हैं, वोल्ट मीटर बता चुके हैं। ठीक है, एक चीज और होती है, परावर्ती प्रतिरोध धारा नियंत्रक, ये वाला देख लो, 6 है 7, तो क्या था, परिवर्तित परिवर्तित प्रतिरोध। देखो, प्रतिवर्तित प्रतिरोध को सेम ऐसे बनाते हैं जैसे प्रतिरोध बनाते हैं, बनाने के बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ऐसे तीर खींचा हुआ था, तीर खींचा होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है इसमें, दूसरा क्या बताए थे, धारा नियंत्रक, तो धारा नियंत्रक को कैसे दिखाते हैं, धारा नियंत्रक को हम दिखाते हैं सेम ऐसे ही, प्रतिरोध वाला चिन्ह बना लेते हैं, ये प्रतिरोध वाला चिन्ह बन गया और इसके ऊपर से ऐसे एक तीर लगाते हैं, ये क्या है, धारा नियंत्रक होता है। ये क्या थे, हमारे कुछ एलिमेंट और उनके संकेत, प्रतीक, कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हमको देखना क्या है, ओम, ओम का नियम। अभी तक बताओ, जो पीछे देखे हो वो चीजें क्लियर हैं, समझ में आई हैं, श्वेता, क्लास में कोई और है, चलो अब देखो, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम देखो कहता क्या है कि जैसे यहाँ पे देखना हम बना रहे हैं, ये हमारा एक मान लो क्या है, तार है, और तार में क्या बह रहा है, धारा बहेगी, विद्युत धारा क्या होगी, बह रही होगी। तो इनके दो सिरों के बीच यदि ए है और यहाँ पे क्या है बी है, तो इन दोनों के बीच में एक विभवांतर होगा कि नहीं होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, विभवांतर होगा, और ये जो विभवांतर होगा, ये जो विभवांतर होगा, ये विभवांतर बराबर होगा, समानुपाती होगा किसके, इसमें बहने वाली विद्युत धारा के, विद्युत धारा के। यही क्या कहता है, ओम का नियम है। यानी कहने का मतलब हम कैसे बोलेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में, इस परिपथ में बहने वाले, दो बिंदुओं के बीच बहने वाले धारा तथा उस बिंदुओं के बीच के विभवांतर समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं, कंडीशन होता है क्या, यदि इस तार का तापमान क्या हो, निश्चित हो, तापमान क्या होना चाहिए, निश्चित, तापमान स्थिर हो या
निश्चित हो। समझ में आया बात? नहीं आया? देखना, एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु के बीच का विभवांतर और इसमें बहने वाली दोनों धारा दोनों क्या होगी? समानुपाती होगी। इस तरह क्या होता है? V इंटू आर। यहाँ आर एक क्या है? रेसिडेंस नियतांक, जिसको प्रतिरोध कहते हैं। तो इस तरह क्या हो जाता है? V बराबर आई, ये गलत हो रहा है, V बराबर आई आर, जहां V क्या है? विभवांतर वोल्ट है, I क्या है? धारा है, और R क्या है? प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं प्रतिरोध की। थोड़ा सा हम बात करते हैं किसकी? प्रतिरोध की। ये प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या है? देखो, प्रतिरोध कुछ नहीं है, एक चालक का वह गुण है जो उस चालक में धारा को प्रवाहित होने से रोकता है या विरोध करता है। जैसे ये हमारा क्या है? तार है, और इस तार में हम क्या चलाते हैं? धारा, विद्युत धारा। धारा चलती है, इस धारा से इसके अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं? रोकते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसका प्रतिरोध। और प्रतिरोध की ऐसा होंगे आप लोग, ये होता है ओम का सिंबल। ठीक है, इस तरह से नहीं आ रहा है। अभी आवाज आ रही है? बताओ, क्या अभी आवाज आ रही है? श्वेता, आप लोगों को आवाज आ रही है? बताइए फटाफट। आवाज आ रही है क्या शिवाजी? इंटरनेट थोड़ा स्लो है। आवाज आ रही है? अब ठीक है? चलो, चलो आते हैं, हम अपने बोर्ड पे आते हैं और देखते हैं। अभी बताओ, स्क्रीन आ रही है क्या? चलो व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाए फिर देखते हैं। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे प्रतिरोध की, और बता क्या रहे थे कि प्रतिरोध प्रतिरोध होता क्या है। देखो, प्रतिरोध जो है कुछ नहीं है, एक चालक का वह गुण होता है। चालक मतलब क्या? चालक कौन होगा? चालक होगा तार। चालक कौन होगा? तार होगा ना। तो ये चालक का यानी तार का वह गुण होता है जो उसमें विद्युत चलने से रोकता है, यानी विद्युत धारा को क्या करता है? रोकता है। वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम का सिंबल क्या है? ये है, अभी बताए हैं। और यदि हम बात करें, यहाँ चेंज करने दो, कि एक ओम, तो ओम क्या है?
धारा, विद्युत विभवांतर को रोक रहा है, धारा, धारा यानी आवेश, वोल्ट। तो इसका मतलब 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर के, 1 एम्पियर के। यानी क्या करता है ये, कहने का मतलब क्या है कि 1 एम्पियर धारा जब परिपथ के अंदर, जब इस तार के अंदर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो और विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो उस तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। नहीं समझ में आया, दोबारा सुन लो, ये चेंज करने दो। देखो, यदि हम पूछें कि 1 ओम क्या है, या ओम की परिभाषा दीजिए, ओम की क्या कीजिए, परिभाषा दीजिए, तो ओम क्या होगा, ओम मात्रक है किसका, प्रतिरोध का, जानते हैं। और प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी भी चालक के, चालक में, किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने का विरोध करना क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ओम इसका क्या है, मात्रक है। तो ओम क्या है कि जब किसी तार में, जैसे ये तार है, तार है और इसमें विद्युत धारा बह रही होगी, और विद्युत धारा बह रही है तो इसमें अंदर भी क्या होगा, विभवांतर भी होगा। क्या होगा, विभवांतर होगा। अब देखना, विद्युत धारा लिख ही लेने दो, विद्युत धारा, विद्युत धारा को किससे नापते हैं, एम्पियर से, एम्पियर में नापते हैं ना, ठीक है। और इसमें क्या होगा, विभवांतर भी होगा, विभवांतर भी क्या होगा, होगा। और इसको किस में नापते हैं, वोल्ट में। तो जब किसी परिपथ में प्रवाहित हो रही धारा 1 एम्पियर हो और उसमें 1 वोल्ट का क्या हो, विभवांतर हो, तो उस परिपथ का प्रतिरोध 1 ओम होगा, 1 ओम होगा। अब समझ में आया है, सुनाई दे रहा है सभी को। अब देखो, ये जो ओम है या प्रतिरोध है, प्रतिरोध, ये कैसे होता है, क्यों होता है, और ये किस पे निर्भर करता है, किसमें अधिक होता है, किसमें कम होता है। प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, प्रतिरोध। अभी देखना, कहाँ बनाए, थोड़ा सा आगे निकलते हैं। प्रतिरोध निर्भर करता है। अच्छा ये बताओ, पहली बात अगर हम कहें कि कोई तार है, तार छोटा सा है, तो छोटा सा तार है तो इसमें प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि धारा यहाँ से यहाँ तक आएगी। तो इसी के बीच में ना धारा को रोकने के लिए जितने अवयव होंगे होंगे, यदि यही तार बड़ी हो जाए, बहुत बड़ी हो जाए तार, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट होंगे जो क्या करेंगे, धारा को रोकेंगे। तो अगर हम पूछे तुमसे कि इस दोनों परिपथ में, एक छोटा परिपथ है और एक लंबा परिपथ है, इन दोनों में प्रतिरोध किसमें अधिक होगा, तो कोई भी कह देगा कि जो बहुत बड़ा तार है इसमें प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहले नंबर पे, कि जब भी चालक की लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक होगा। चालक की, क्या लिख रहे हैं हम, चालक का लंबाई, यानी पहली बात किस पे निर्भर कर रहा है, लंबाई पे। चालक की लंबाई पे निर्भर कर रहा है क्या, प्रतिरोध। यदि लंबाई अधिक होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक होगा। समझ में होगा बात। चलो दूसरे नंबर पे हम आते हैं। दूसरे नंबर पे यदि मान लो चालक है, और यदि इस चालक का तार देखो, बहुत मोटा तार है, क्या है, बहुत मोटा तार है, इसमें क्षेत्रफल अधिक है। और एक पतला तार है, इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है। तो इसमें देखो, ये ज्यादा मोटा है तो इसमें ज्यादा धारा को रोकने के लिए क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, और इसमें धारा क्या होगी, अधिक रुकेगी। यानी प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। यानी यदि चालक का क्षेत्रफल
अधिक है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक होगा। यदि चालक का क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या है, कम है तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। यानी पहली बात किस पे निर्भर किया था, चालक के लंबाई पे, और दूसरी बात किस पे निर्भर कर रहा है, चालक के क्षेत्रफल पे। प्रतिरोध भी क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। बात समझ में आई इतनी, बोलो दो बातें। अब देखो तीसरी बात ये है कि तार या चालक, तार की बात करें या चालक, चालक के ताप पर निर्भर करता है। ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। यदि ताप क्या होगा, देखना, ताप यदि अधिक होगा, ज्यादा होगा, तो प्रतिरोध भी क्या होगा, प्रतिरोध भी अधिक होगा। ठीक है। यदि ताप क्या होगा, कम होगा, तो प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखो यदि कोई तार है, ठीक है, ये तार है और इसका प्रतिरोध मान लो क्या है, अधिक है। प्रतिरोध अधिक होगा, प्रतिरोध क्या होगा, मान लो अधिक है, ज्यादा है, तो इसमें जब धारा बहेगी, विद्युत धारा बहेगी, तो इसको रोकने के लिए क्या आएंगे, प्रतिरोध काम करेगा। और जब धारा को बहने से रोका जाएगा, तो धारा तो बहेगी और इसको रोका जाएगा, यानी कार्य क्या होगा, अधिक होगा। कार्य क्या होगा, अधिक होगा। और जब कार्य अधिक होगा, तो ये जो तार है परिपथ, ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि जितना अधिक प्रतिरोध होगा, उतना ही अधिक क्या होगा, ताप होगा। यानी कम प्रतिरोध वाले जो तार होते हैं, इनकी तापमान क्या होती है, बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है जब उसमें बिजली चलती है। देखना जो तार होते हैं, लो क्वालिटी के जो तार होते हैं, वो उसमें जब लाइट चलती है तो तार क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, और कई बार क्या होते हैं, पिघल भी जाते हैं या फाल्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि उनकी प्रतिरोध अधिक होता है, उसमें प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। ये बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं, और किस पे निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। दूसरी बात, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। पदार्थ का क्या मतलब है, चालक के पदार्थ का क्या मतलब है, यानी जो तार बना हुआ है या जो परिपथ है, वो किस पदार्थ का है, उस पदार्थ पर निर्भर करता है। यानी ये पदार्थ यदि सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर का मतलब जानते हो ना, विद्युत, उसमें विद्युत चालकता कितनी अच्छी है, विद्युत चालकता के ऊपर भी क्या करता है, निर्भर करता है। और अगर हम बात करें तो बताओ किस धातु में सबसे अधिक तेजी से बिजली चलती है, सोना में, गोल्ड में। ठीक है, हाँ तो इस बात को याद रखेंगे। यानी गोल्ड, अगर गोल्ड का तार है तो उसमें बिजली, उसका प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, अधिक होगा या कम होगा, बताओ। गोल्ड में प्रतिरोध अधिक होगा, हाँ कम होगा। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम आगे निकलते हैं। हम क्या देख रहे थे अभी, हम देख रहे थे प्रतिरोध। और प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे निकलते हैं। श्रेणी क्रम और संयोजकता देख चुके हैं हम लोग, इसको दोबारा देखने की जरूरत है, थोड़ा सा देख लो यहाँ पे। श्रेणी क्रम, अब देखो किसको जोड़ते हैं, प्रतिरोधों को। ये प्रतिरोधों का, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन। अभी थोड़ा सा इससे पहले हम बताए थे कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं प्रतिरोधों को। तो जैसे मान लो हम तीन प्रतिरोध ले रहे हैं, तीन प्रतिरोध क्या ले रहे हैं, ले रहे हैं, ये है हमारा पहला, ये है हमारा दूसरा, ये है हमारा तीसरा, और इसको हमने जोड़ दिया, किससे जोड़ दें, सेल से जोड़ दें।
सेल से ऐसे ही जोड़ते हैं ना। चलो जोड़ लिया हमने। अब देखो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताना इन तीनों को हमने क्या किया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। श्रेणी क्रम में जोड़ने का नियम क्या है कि जब दो या तीन प्रतिरोध, जैसे ये क्या है, R1 है, R2 है और ये क्या है, R3 है, जब दो या तीन प्रतिरोध को एक ही सिरे से दूसरे के दूसरे पहले और दूसरे सिरे से और तीसरे के पहले और दूसरे के दूसरे सिरे से जोड़ा जाए, तो इस तरह के क्रम को हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम कहेंगे, कहलाता है। यहाँ पे देखो, इसका इस प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है और इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा जुड़ा है, ऐसे दूसरे का दूसरा सिरा और तीसरे का पहला सिरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो आगे, इसमें अगर हमें क्या नापना है, बोल्ट, इसका विभवांतर नापना है, तो विभवांतर हम किसका नापेंगे, यहां से मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो दो बिंदुओं के बीच में अगर इस कुल का प्रतिरोध निकालना है, इस यहां से लेके यहां तक का प्रतिरोध निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अपने वोल्ट मीटर को यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे। यही तो समानांतर क्रम है, याद रखना, वोल्ट मीटर को हम किस में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम वोल्ट को अपने वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे। ठीक है, इस टोटल को निकालने के लिए, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम विभवांतर निकाल रहे हैं, प्रतिरोध निकाल रहे हैं, किसका, R1 का, R2 का, R3 का, यानी तीनों का निकाल रहे हैं। अच्छा, तीनों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे जोड़ देंगे समानांतर। तो यदि कुल विभवांतर निकालना है तो हम इसको यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं, इसका, जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिख दें, डी, ये नहीं चल रहा है, ये डी है और ये ई, यानी एक एक का अगर हम बात करें, एक एक का, जैसे R1 का पहले निकाल लें, R2 का निकाल लें, R3 का निकाल लें, सबका योग कर लें, टोटल क्या होगा, कुल विभवांतर निकल जाएगा। तो अगर हम बात करें कुल विभवांतर, कुल विभवांतर, कुल विभवांतर कैसे निकाल सकते हैं, R1 प्लस, ये अगले लेसन, अगले पेज पे चलो, अगले पेज पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ देखो, यदि मान लो हमें टोटल प्रतिरोध निकालना है, पहले प्रतिरोध निकाल लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 निकाल लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, वोल्ट विभवांतर निकालने का सूत्र क्या होता है, याद है किसी को, वोल्ट V बराबर क्या होता है, हम जानते हैं, हम जानते V बराबर क्या होता है, आई आर, V बराबर आई आर होता है। देखो विभवांतर है, अब इधर देखना, V बराबर आई आर हो गया, तो क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, यदि हमको V1 निकालना है, V1 V1 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आई R1, कैसे, पीछे से देखना, इसका इसके और इसके बीच का हम क्या निकाल रहे हैं, विभवांतर निकाल रहे हैं, तो इसके बीच में बहने वाली आई धारा और R1, ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखे हैं आई R1। ठीक है, इसके बाद V2 निकालना है। अब देखना एक चीज देखना, बीच में हम क्यों लिख रहे हैं, देखो ये एक ही परिपथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों में क्या होगा, समान विभवांतर होंगे, विभवांतर क्या होंगे, समान होंगे, इसी वजह से हम क्या लिख रहे हैं, V1 बराबर IR1 बराबर V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2, फिर बराबर क्या हो जाएगा, V3 बराबर IR3। इस तरह से इसमें देखोगे तो यदि हम तीनों को जोड़ दें, V1 V2 और V3 को जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद क्या होगा, और इसको हम क्या लिख दें, V लिख दें, या लिख दें पूरा, चलो V1 V2 प्लस V3, इसको हम अगर जोड़ लेते हैं तो बराबर क्या आ जाएगा,
क्या आ जाएगा, I R1 प्लस I R2 प्लस I, बोलो हो जाएगा ना। अब इसमें देखो हम क्या करें, यदि भी निकालें, स्कूल भी टोटल वोल्टेज निकालें तो क्या हो जाएगा, आई यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं हम, और अंदर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, V1 V2 V3। नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी लास्ट में फॉर्मूला आएगा तो देख लेना चुपचाप, ठीक है। यानी आई आर बराबर क्या हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा है, I R1 R2 R3। यहां से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, R बराबर R1 R2 R3 प्लस R3 होगा बीच में, ठीक है। कहाँ चले गए सारे लोग, कहाँ, सभी लोगों, यानी क्या आ गया, अगर हमें कुल प्रतिरोध निकालना है R इज इक्वल टू, तो सारे प्रतिरोधों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इतना कहने के बाद सिर्फ इतना ही रिजल्ट आया है, ठीक है। कुल प्रतिरोधों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक। अब देखो वही जो समानांतर क्रम में होते हैं, क्या होते हैं, समानांतर क्रम में, इसको एक और नाम दिया जाता है, समांतर क्रम श्रेणी को एक और नाम दिया जाता है, इसको एक और नाम क्या कहते हैं, पार्श्व पार्श्व क्रम। इसमें अभी हम बताए थे कैसे जोड़ा जाता है, कि कई प्रतिरोध जो होते हैं एक ही बिंदु से जोड़े होते हैं, एक बिंदु से कई सारे प्रतिरोध क्या होते हैं, जोड़े होते हैं, और यहीं से एक और जोड़ा होगा, और यहीं से एक तीसरा भी जोड़ा होगा, यानी सबका क्या होता है, बिंदु एक ही होता है, ए और बी। तो यदि ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, तो ये तीनों प्रतिरोध क्या होते हैं, तीनों प्रतिरोध का एक सिरा एक जगह और दूसरी सिरे दूसरे जगह क्या होते हैं, जोड़े होते हैं। इस तरह के क्रम को या इस तरह के श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समानांतर क्रम या समानांतर श्रेणी कहते हैं। इसको निकालने के लिए सूत्र सीधा लिख रहे हैं, देखना इसको कैसे निकालते हैं। यदि हम बात करें इसमें धारा, तो इसमें धारा क्या होती है, बराबर होती है। धारा की बात करें, I प्लस I2 प्लस I3। भी बटा क्या होता है, अगर भी बटा हम लिखें तो भी बराबर आई आर होता है, भी बराबर क्या होता है, आई आर। तो यदि आई बराबर हम निकालें, तो ये आई बराबर निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, भी बटा आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी आई बराबर, अगर हम बात करें आई बराबर, तो आई बराबर हो जाएगा भी बटा आर, भी बटा आर, समझ में आ रहा है। तो यदि हम भी बटा आर निकालें तो क्या होगा, भी बटा R1 प्लस भी बटा R2 प्लस भी बटा R3। सुनाई दे रहा है। अब देखो तो यहां से क्या निकल के आता है, चूंकि विभवांतर क्या होता है, समांतर से बिल्कुल बराबर होता है, तो 1 बटा इज इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये हमारा क्या हो गया, समानांतर श्रेणी के प्रतिरोधों को निकालने के लिए फॉर्मूला, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसमें, देखना यहाँ क्या आया था, प्रतिरोधों को सीधा सीधा क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, किसमें, समानांतर में, सॉरी श्रेणी क्रम में।
और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सबका आधा आधा जुड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि किस तरह के संयोजन में प्रतिरोध कम होता है, कोई बताएगा मुझे? अगर यहाँ से देखें, जैसे मान लो वैल्यू, ये देखो, ये वाला देखो और ये वाला देखो, इसमें किसमें प्रतिरोध की क्षमता कम होगी या प्रतिरोध कम होगा, किस श्रेणी में? समानांतर श्रेणी या श्रेणी क्रम में? समानांतर में। क्यों? क्योंकि ये प्रतिरोधों का आधा हाफ होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे निकलते हैं। आगे हम देखेंगे, हाँ तो यही तुलना कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं किसका? दोनों श्रेणियों का। तो पहली बात क्या देखा हमने कि श्रेणी क्रम में जब अवयव क्या होते हैं, श्रेणी क्रम है ना, ये है, देखो ये श्रेणी क्रम है ना। यदि इसमें मान लो कोई एक अवयव खराब हो गया, जैसे R3 खराब हो गया, ये क्या हो गया, खराब हो गया। यदि ये खराब हो गया तो पूरे परिपथ का कनेक्शन क्या होगा, टूट जाएगा। सारे अवयव काम करना क्या करेंगे, बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है? और यहाँ दूसरे में देखना, जहाँ समानांतर में है, यहाँ पे मान लो यदि ये R1 खराब हो गया, R1 क्या हो गया, खराब हो गया, तो भी ये बाकी के जो होंगे ये काम करते रहेंगे, ये काम करता रहेगा, ये काम करता रहेगा। बात समझ में आई? समानांतर श्रेणी। यस सर। हाँ सर, इसका उपयोग हमारे घरों के अंदर जब वायरिंग होती है, जब कनेक्शन होती है, या किसी भी मोटर में बैंडिंग, किसी भी घर में, किसी भी वायर, हर जगह होता है इसका उपयोग। तो इस दोनों क्रम को देखा जाता है, किस क्रम में किया जाता है, जिस पे जहां देखो, जिस जगह जिस क्रम की आवश्यकता होती है, जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर होते हैं, वो अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार उस क्रम का उपयोग उस जगह करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, अभी उसी बात की तुलना हम कर रहे हैं, इससे क्या फायदे हैं और किससे क्या नुकसान है। ठीक है, अब देखो, अगला देखो, यदि अलग अलग अवयव में अलग अलग धारा चाहिए, सुनाई दे रहा है? जैसे मान लो ये देखो, ये क्या है, हमारा श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में सारे एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, तो इसमें एक ही तरह के क्या होंगे, धारा उत्पन्न होगी। जबकि इसमें क्या होगा, कम और अधिक धारा उत्पन्न होगा। जैसे इसका प्रतिरोध कम है, इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसका प्रतिरोध कम है, तो जिसमें जिस तरह का प्रतिरोधक क्षमता होगी उस तरह का धारा उसमें जाएगा। ठीक है, अब देखो, यदि हम बात करें इसमें, तो इसमें क्या होगा, देखो यहां से लेकर, यदि बिंदु ए है, किस कलर से हम ले लें, पीले वाले से लेते हैं। देखो बिंदु ए से यहां से लेकर यदि यहां तक धारा आ रही है, तो कई सारे प्रतिरोध हैं, 1 2 3 प्रतिरोध हैं, और इसमें प्रतिरोध क्या होगा, अधिक हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। जबकि समानांतर की बात करें, तो समानांतर में देखो, यहाँ से एक इधर इधर इधर, हर जगह एक ही धारा जाएगी, विभवांतर बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है। कितनी बातें समझ में आई, बताओ मुझे फटाक से। आज तुम लोग की क्लास चलेगी मैथ की, नहीं चलेगी? चलो, एक टॉपिक बचा हुआ है लास्ट वाला, इसको भी कर लेते हैं और इसको इस लेसन को ही खत्म करते हैं। तो हमारा लेसन क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी देखना, एक लेसन बचा हुआ है, क्या, विद्युत धारा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, का तापीय प्रभाव क्या होता है। देखो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का मतलब क्या है, कि विद्युत धारा है,
और उस धारा की वजह से ताप बढ़ रहा है। और ताप किसका बढ़ेगा यदि हम बात करें, तो ताप किसका बढ़ेगा? देखो, जैसे ये तार है, अभी पिछली बार हम बताए थे, ये क्या है? विद्युत चालक है, तार है। यदि इस तार की प्रतिरोध अधिक है, प्रतिरोध क्या है? अधिक है, तो विद्युत धारा के कारण क्या होगा? ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, तो यदि प्रतिरोध अधिक है, तो इसमें विद्युत धारा का क्षयन भी क्या होगा? अधिक होगा। विद्युत धारा अधिक क्या होगी? विद्युत धारा का क्षय होगा, क्षय होगा। और ये जो क्षय होगा, विद्युत धारा का क्षय होगा, ये क्या करेगा? उसके ताप को बढ़ा देगा। किसके ताप को बढ़ा देगा? तार के तापमान को क्या करेगा? प्रभावित करेगा या बढ़ाएगा। तो देखो ना इधर, जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा ऊर्जा बराबर क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? शक्ति गुणे समय। शक्ति गुणे समय। ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणे समय। तो यहाँ ऊर्जा क्या है? ऊर्जा को हॉर्स पावर एच से लिखते हैं, शक्ति को पावर से लिखते हैं पी से, और समय को लिखते हैं टी से। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे एच बराबर, तो पावर क्या है? वोल्ट होता है। लाइट में पावर क्या होता है? वोल्ट। और समय आई, और टी होगा। कितने समय के लिए हो रहा है? कहाँ चले गए सारे लोग? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, नहीं आ रहा है तो इसको मिटा दो और सीधी सी बात कर लें सरल भाषा में। तो यहीं से लिख लो तुम क्या, कि जो ऊर्जा होती है ये बदल जाती है किसमें? उष्मीय ऊर्जा में। उष्मीय ऊर्जा में। कहने का मतलब है कि इस तार में जो विद्युत धारा आएगी, ये विद्युत धारा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी, यानी उसका क्षयन हो जाएगा, वो क्षयित हो जाएगी। और विद्युत तार को गर्म करने में ही अधिक ऊर्जा को खर्च कर देगी। इस वजह से क्या होगा? बिजली अधिक खर्च होगी, और बिजली अधिक खर्च होगी तो क्या होगा? बिजली का बिल अधिक आएगा। चलो, बात खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, यदि हम बात करें इस नियम के अनुसार, जो अभी हमने देखा कि जूल का विद्युत धारा जो है, तापन नियम, अगर इस नियम के अनुसार हम बात करें, हमने क्या देखा अभी तक, क्या सीखा? पहले नंबर कि जो प्रतिरोध होगा, सुनना ध्यान से, जो प्रतिरोध होगा वो ऊष्मा को क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। प्रतिरोध, अगर हम बात करें, प्रतिरोध क्या करेगा? विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल देगा। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदलेगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें ऊष्मीय ऊर्जा यानी H, तो ये समानुपाती होगा किसके? समानुपाती होगा किसके? प्रतिरोध के। प्रतिरोध के क्या होगा? समानुपाती होगा। अब यदि हम बात करें, देखो विद्युत बल्ब देखते हो, विद्युत बल्ब देखते हो ना, विद्युत बल्ब में टंगस्टन लगा होता है। क्या लगा होता है? टंगस्टन। और इस टंगस्टन की प्रतिरोध की हम बात करें तो कम होता है या अधिक होता है? कोई मुझे बताए। अधिक होता है। यह उच्च ताप को क्या करता है? अपचयित नहीं करता है। गलनांक इसका बहुत क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अच्छा छोड़ो, ये सारी चीजें हो गई और लेसन लगभग हमारा हो चुका है कंप्लीट। लास्ट एक और है, विद्युत शक्ति देख लो। वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है चैप्टर, विद्युत शक्ति। अच्छा, क्या होता है विद्युत शक्ति?
विद्युत शक्ति किसे कहेंगे? देखो, ऊर्जा जो होती है, उस ऊर्जा को ऊर्जा उपयुक्त होने की दर, ऊर्जा उप या सीधा समझ लो ऊर्जा को उपभोग करने का समय, यानी कितने समय में कितना ऊर्जा खपत हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति कहेंगे। प्रतीक क्या होता है इसका? प्रतीक होता है P, P, और P बराबर होता है V इंटू आई। ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति की मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक होता है वाट, वाट, वाट मतलब WAT लिखते हैं ना, वाट और वोल्ट दो चीजें हैं, अलग अलग हैं, याद रखना। ठीक है। तो प्रतीक इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। यदि हम बात करें अ, इसके बड़े मात्रक होते हैं किलोवाट, किलोवाट घंटा। ठीक है। अश्वशक्ति इसमें इसको क्या किया जाता है? नापा जाता है। ये लेसन लगभग कंप्लीट हो गया तुम लोगों का। अब बताओ इसमें किसी को कुछ पूछना है? पूछना तो होगा ही, एक बार दोबारा क्लास को करना, क्वेश्चन देखना, और क्वेश्चन के बाद जो समझ में नहीं आएगा, प्रश्न देखने के बाद, जब प्रश्न देखोगे तो बहुत सारी चीजें नहीं, तो वो प्रश्न को क्या करना? डिस्कस करना। ठीक है। तो आज की क्लास हम क्या करें? ओवर करें। सारे लोग हों, बताओ एक बार। चलिए ठीक है, फिर क्लास को हम क्या करते हैं? बंद। और कल मिला जाएगा फिर एक नए चैप्टर के साथ।